दोस्तों, वादे के मुताबिक आज मैं असुर वेब सीरीज के सेकंड सीजन के लास्ट 4 एपिसोड लेकर हाजिर हुआ हूं। और अगर आपने अब तक इसके फर्स्ट 4 एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, पहले जाकर उसको देखें। ये स्टोरी एक ऐसे सीरियल किलर के ऊपर बेस्ड है जो अपने दिमाग, दूसरों के दिमाग और AI का यूज करके लोगों को मार रहा है। और जिन भाइयों ने पीछे के सभी एपिसोड्स देखे हुए हैं वो सब तैयार हो जाइए कहानी का अंत जानने के लिए। फिफ्थ एपिसोड की शुरुआत 12 साल पहले से होती है, जहां पर कुछ पुलिस वाले केसर को पीट रहे थे। दरअसल किसी मिनिस्टर के बेटे ने केसर की पत्नी का रेप कर दिया था और फिर उसको मार दिया, जिस वजह से केसर ने मिनिस्टर के बेटे के ऊपर केस कर दिया। फिर पुलिस वाले केसर को बहुत मारते हैं और उसको केस वापस लेने के लिए कहते हैं। फिर मार खाने के बाद केसर अपने घर चला जाता है और अपनी पत्नी की फोटो देखकर बहुत रोता है, क्योंकि उसकी पत्नी उसका सब कुछ थी। फिर केसर खुद की भी जान लेने की कोशिश करता है और खुद पर ही गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन जब वो गोली चलाता है तो गोली चलती ही नहीं, क्योंकि वो गन खाली थी। तभी केसर के पास अननोन नंबर से फोन आता है और ये फोन किसी और का नहीं बल्कि शुभ का था। वो केसर को कहता है कि तुम्हारा जन्म बहुत ही महान काम करने के लिए हुआ है, ऐसे मरने के लिए नहीं। फिर शुभ केसर को वीडियो कॉल पर उन पुलिस वालों की चौकी दिखाता है जो कि सिलेंडर लीक करने की वजह से ब्लास्ट हो गई थी। अब केसर को भी ये सब देखकर थोड़ा सुकून मिलता है, क्योंकि उन पुलिस वालों ने केसर को बहुत पीटा था। फिर शुभ केसर को अपने साथ काम करने के लिए कहता है और केसर भी शुभ के साथ काम करने के लिए मान जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि ATF की पूरी टीम को निसरत की कार से खूनी के फिंगरप्रिंट्स के निशान मिले ही नहीं। इसलिए निखिल खुद इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है। वो देखता है कि गाड़ी में खूनी के फिंगरप्रिंट्स तो नहीं है, लेकिन वहां पर उसके पैरों की मिट्टी जरूर है। फिर निखिल अपनी टीम को उस मिट्टी का सैंपल लेने के लिए कहता है। फिर वो पोल के पास जाता है और वहां पर जाकर वो देखता है कि रसूल सुंदर नगर के एक बर्गर हाउस में हर रोज बर्गर खाने के लिए जाया करता था। अब निखिल को ये बात बहुत ही अजीब लगती है, क्योंकि सुंदर नगर निखिल के घर से 1.5 घंटा दूर था। इसलिए कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि वो हर रोज इतनी दूर बर्गर खाने के लिए जाए। फिर निखिल अपने कोडर केविन से बात करता है और कहता है कि तुम सुंदर नगर की वो जगह निकालो जहां पर सबसे ज्यादा नेटवर्क यूज किया जाता है। फिर केविन जल्दी से उस लोकेशन को निकाल लेता है। फिर निखिल और बाकी के ATF टीम उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जो कि एक कार गैराज थी। वहां जाकर निखिल देखता है कि मिली हुई लोकेशन पर खराब हुई कारों के अलावा कुछ भी नहीं था। फिर इस जगह को ध्यान से चेक करने पर निखिल को पता चलता है कि उन सभी कार में से सिर्फ एक ही कार के टायर अच्छी हालत में है, और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने इस कार को अभी अभी यहाँ पर लाकर खड़ा किया है। फिर निखिल अपनी टीम के साथ मिलकर उस कार को उसकी जगह से हटा देता है। फिर निखिल को उसके नीचे एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है। जब वो अपने साथियों के साथ अंदर जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि अंदर जो सीक्रेट रूम बना हुआ था उसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए थे। फिर पोल अपने कोडर से उन कंप्यूटर को हैक करने के लिए कहता है। फिर जब केविन उन कंप्यूटर्स को देखता है तो वो पोल को कहता है कि इन कंप्यूटर्स को हैंडल करना मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। फिर निखिल नैना को भी उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर बुला लेता है। नैना देखती है कि इस सिस्टम का सारा डेटा कहीं पर ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए नैना जल्दी से उस डेटा ट्रांसफर को रोक देती है। फिर डेटा ट्रांसफर रुकते ही इस बारे में रसूल को भी पता चल जाता है, क्योंकि वो हर एक चीज की खबर रख रहा था। फिर रसूल नैना के पास पड़े सिस्टम के जरिए उनसे वीडियो कॉल पर बात करता है। दूसरी तरफ रसूल ने धनंजय और उसकी टीम को भी फोन कर दिया था कि निसरत मेरे पास है और निसरत को सिर्फ तुम दोनों ही बचा सकते हो, इसलिए तुम दोनों को निसरत को बचाने के लिए मेरा एक काम करना पड़ेगा। फिर वो धनंजय को कहता है कि तुम केसर को मेरी कही हुई जगह पर छोड़ोगे, और नैना को कहता है कि तुम फिर से डेटा ट्रांसफर सिस्टम को एक्टिवेट कर दोगी, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं निसरत को मार डालूंगा। रसूल की बात सुनकर धनंजय उसकी बात मानने से साफ साफ इनकार कर देता है, लेकिन रसूल कहता है कि मैं सिर्फ 10 तक गिनने वाला हूँ। अगर तुमने कुछ भी नहीं किया तो निसरत तुम्हारी आंखों के सामने ही मारी जाएगी। फिर जैसे ही रसूल गिनती गिनने लगता है तो 10 तक पहुँचने से पहले नैना रसूल को रोक देती है और कहती है कि तुम निसरत को कुछ नहीं करोगे, और फिर वो डेटा ट्रांसफर सिस्टम को दोबारा से एक्टिवेट कर देती है, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। फिर वो धनंजय को कहता है कि अब सिर्फ तुम्हारा काम बचा है, इसलिए अभी से ठीक 8 घंटे के बाद मैं तुम्हें फिर से फोन करूंगा और बताऊंगा कि तुम्हें केसर को कहां पर छोड़ना है। और इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है।
फिर धनंजय पॉल के फोन पर मैसेज करता है कि मैं अभी एटीएफ ऑफिस में आ रहा हूँ। इसलिए पॉल के साथ साथ बाकी के सभी लोग भी एटीएफ ऑफिस में पहुंच जाते हैं। फिर वहां पहुंचकर धनंजय पॉल को बताता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है और निसरत की इस हालत के जिम्मेदार भी तुम हो। शुभ ने तुम्हारे प्लान की धज्जियां उड़ा दी और तुम अभी भी ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा प्लान एकदम परफेक्ट है और मेरा प्लान गलत। दरअसल पॉल का ये कहना था कि धनंजय इस केस को बहुत ही ज्यादा पर्सनल ले रहा है। तभी शशांक भी बोल पड़ता है कि ये केस हमारे लिए पर्सनल ही है क्योंकि इस केस में हमने बहुत सारे अपनों को खोया है। शशांक की बात सुनकर पॉल चुप हो जाता है। फिर शशांक धनंजय को एटीएफ के साथ काम करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और धनंजय मान जाता है। अब वो लोग फिर से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। तभी निखिल को उस मिट्टी के सैंपल से पता चलता है कि वो मिट्टी किसी टेक्सटाइल प्लांट की है, एक ऐसा प्लांट जो काफी समय से बंद पड़ा है क्योंकि उनको उस मिट्टी में से कुछ ऐसे केमिकल्स मिले हैं जो बंद टेक्सटाइल फैक्ट्री में से ही मिल सकते हैं। फिर केविन जल्दी से ऐसी फैक्ट्रीज की लिस्ट निकाल लेता है जो कि संख्या में बहुत ज्यादा थी और उन सब फैक्ट्रीज को एक एक करके वहां पर जाकर चेक करना बहुत ही मुश्किल काम था या यूं कहें कि लगभग इम्पॉसिबल था। दूसरी तरफ नैना रसूल के कंप्यूटर सिस्टम को हैक कर लेती है और देखती है कि किलर को पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में हो रही है और उसको ट्रैक किया जा सकता है और जिस बैंक में बिटकॉइन को बेचने के बाद पैसे ट्रांसफर हुए हैं वो किसी नेहा तलवार का बैंक अकाउंट था। फिर थोड़ा और छानबीन करने पर नैना को पता चलता है कि नेहा तलवार की मौत बहुत साल पहले ही हो गई थी, यानी कि कोई नेहा तलवार का बैंक अकाउंट यूज कर रहा था। तभी नैना देखती है कि दादरी पेट्रोल पंप पर नेहा तलवार का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल हुआ है और ये इन्फॉर्मेशन नैना निखिल को भी बता देती है। तभी निखिल देखता है कि दादरी पेट्रोल पंप के आसपास 2 टेक्सटाइल फैक्ट्री है, यानी कि उस किलर ने निसरत को उन 2 टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में से एक टेक्सटाइल फैक्ट्री में रखा हुआ है। फिर निखिल जल्दी से ये बात पॉल को भी बता देता है और कहता है कि तुम जल्दी से दादरी पेट्रोल पंप के पास वाली टेक्सटाइल फैक्ट्री में पहुंचो। अगले सीन में हम निसरत को देखते हैं और जिस औरत ने इसको अगवा किया था वो इसको कुछ पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश कर रही थी कि जैसे निसरत ने हर किसी का भला चाहा लेकिन बावजूद इसके उसके साथ हमेशा ही बुरा होता रहा। फिर वो किलर निसरत को 2 लड़कियां दिखाती है जो ठीक उसके सामने इलेक्ट्रिक चेयर के साथ बंधी हुई थी। फिर किलर निसरत को कहती है कि फिलहाल तुम्हें इन दोनों में से किसी एक लड़की को चुनना होगा क्योंकि इनमें से एक तुम्हारी बहन है और दूसरी एक बहुत ही शरीफ लड़की है जिसने अपनी लाइफ में एक भी पाप नहीं किया। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें किसको बचाना है। दूसरी तरफ धनंजय केसर को लेकर रसूल की दी हुई लोकेशन पर पहुंच जाता है और वहां पर जाकर रसूल से मिलता है। फिर रसूल धनंजय को कहता है कि तुम केसर को मेरे पास भेज दो। इस समय रसूल नैना और उसके साथियों पर भी नजर रखे हुए था क्योंकि रसूल ने नैना को उनके सिस्टम की हार्ड ड्राइव को तोड़ने के लिए कहा था। फिर नैना के पास खड़ा केविन एक एक करके सभी हार्ड ड्राइव को डिस्ट्रॉय करने लगता है। दूसरी तरफ निसरत के सामने वो किलर उन दोनों लड़कियों को करंट देना शुरू कर देता है। फिर किलर निसरत को बताता है कि ये करंट हर 1 मिनट के बाद बढ़ता रहेगा, इसलिए तुम्हें 1 मिनट के अंदर अंदर सही फैसला करना होगा क्योंकि अगर तुम 1 मिनट से लेट हो गई तो ये दोनों ही लड़कियां मारी जाएंगी और उसके बाद हम तुम्हें भी मार डालेंगे। अब टाइम बहुत तेजी से निकल रहा था। फिर निसरत बहुत ही कड़ा फैसला लेती है और अपनी बहन को बचाने के लिए कहती है जिसके कारण दूसरी लड़की की मौत हो जाती है। उस दूसरी लड़की की मौत से निसरत को बहुत बुरा लगता है क्योंकि खूनी ने उसके पास कोई और ऑप्शन छोड़ी ही नहीं थी, इसलिए मजबूरी में उसको ऐसा करना पड़ा। तभी ऐन मौके पर पीछे से निखिल भी वहां पर आ जाता है और किलर को पकड़ लेता है। अब निसरत उस किलर के चंगुल से बिल्कुल आजाद थी, लेकिन आज का दिन वो कभी भी भुला नहीं पाएगी। दूसरी तरफ धनंजय केसर को रसूल के पास भेज देता है। फिर जैसे ही केसर रसूल के पास जाता है धनंजय केसर को शूट करके उसको मार देता है। अब केसर को ऐसे मरता हुआ देखकर रसूल भी खुद को शूट कर लेता है और वो भी वहीं पर मर जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 6th एपिसोड की शुरुआत 7 साल पहले से होती है जहां हम अमेरिका में सिलिकॉन वैली की सबसे बड़ी टेक कंपनी की ओनर को देखते हैं। उसका मैनेजर उसके पास आकर बताता है कि हमारी कंपनी को किसी ने ऑफलाइन कर दिया है और पहली बार ऐसा हुआ है कि हम 1 घंटे से भी ज्यादा समय से ऑफलाइन हैं। अब हैकर हमारे यूजर्स का प्राइवेट डाटा एक्सेस मांग रहा है। तभी उनके पास एक अननोन नंबर से कॉल आती है और जब ओनर उस कॉल को उठाती है तो सामने से शुभ बात करता है। वो ओनर को कहता है कि मुझे तुम्हारी कंपनी के डेटा का एक्सेस चाहिए और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि तुम लोगों की प्राइवेसी लीक कर रही हो। फिर वो उनको कुछ प्रूफ्स देता है और कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर कंपनी की ओनर शुभ को एक्सेस देने के लिए मान जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। तभी हम देखते हैं कि एटीएफ वालों ने रसूल की सच्चाई
दूसरे लोगों से छुपा ली थी कि रसूल उनके साथ गद्दारी कर रहा था, क्योंकि अगर बाहर ये बात पता चल जाती तो लोगों का एटीएफ और सीबीआई पर से विश्वास उठ जाता। अब वो लोग रसूल की झूठी कहानी चला देते हैं कि रसूल लोलार की मौत के बाद काफी डिप्रेशन से गुजर रहा था, इसलिए उसने खुद को गोली मारकर खत्म कर लिया। फिर शशांक एक मीटिंग बुलाता है और उस मीटिंग में वो धनंजय पर गुस्सा करता है क्योंकि उसने केसर को जान से मार दिया था। शशांक धनंजय को कहता है कि तुम्हारे ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। फिर धनंजय कहता है कि मैंने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया। अगर हमें शुभ से एक कदम आगे रहना है तो ऐसा करना जरूरी है। लेकिन वहाँ पर मौजूद एक और आदमी धनंजय की बात से सहमत नहीं था, क्योंकि केसर को धनंजय ने मार डाला था और रसूल ने खुद को ही गोली मार ली थी। फिर पोल कामिनी के पास जाता है जिसने निसरत को अगवा किया था। अब पोल ने कामिनी के बारे में सारी डिटेल्स निकलवा ली थी। वो कामिनी को कहता है कि तुम दुनिया को बताती हो कि तुम्हारी एक बेटी थी जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये बात झूठ है क्योंकि तुम्हारी बेटी अभी भी जिंदा है और उसका नाम जिया है। फिर वो कामिनी को उसकी बेटी की तस्वीर दिखाता है, लेकिन कामिनी अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि शुभ ने कामिनी को ऐसा पाठ पढ़ाया कि तुम्हारी बेटी मर गई है और कामिनी शुभ की बातों पर अंधा विश्वास कर रही थी। फिर पोल कामिनी को कहता है कि शुभ ने तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारा फायदा उठाया है, क्योंकि तुम में वही सब कुछ था जो शुभ को अपना काम निकलवाने के लिए चाहिए था। फिर जाते जाते पोल कामिनी के पास उसकी और जिया की डीएनए रिपोर्ट्स रख देता है, जिससे ये बात साबित हो जाती है कि कामिनी और जिया दोनों माँ बेटी हैं। फिर पोल वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ धनंजय दोबारा से वृंदा से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि वृंदा ने ही उसको मिलने के लिए बुलाया था। वृंदा धनंजय को बताती है कि मुझे शुभ के बारे में एक और बात याद आ गई। एक दिन शुभ नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बात कर रहा था। वो जिस प्रोफेसर की बात किया करता था वो भी उसी कॉलेज के प्रोफेसर थे। फिर धनंजय जल्दी से नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पहुंच जाता है और उस कॉलेज के एक प्रोफेसर से उसको प्रोफेसर डॉक्टर राव के बारे में पता चलता है। वो शुभ को बताता है कि डॉक्टर राव एक क्वांटम और एआई एक्सपर्ट थे और इस फील्ड में बहुत कुछ करना चाहते थे। वो डोमिनो इफेक्ट पर काम कर रहे थे। दरअसल डोमिनो इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जब एक चीज दूसरी चीज को इफेक्ट करती है, जैसे पहली घटना दूसरी घटना को अंजाम देती है और दूसरी तीसरी को, और इसी तरीके से ये चैन आगे बढ़ती रहती है। अब धनंजय समझ जाता है कि शुभ भी इसी इफेक्ट को इस्तेमाल कर रहा है। फिर प्रोफेसर धनंजय को बताता है कि एक दिन डॉक्टर राव ने अपनी लैब को आग लगा दी थी और खुद कहीं गायब हो गए। वो अक्सर अपने एक स्टूडेंट की बहुत तारीफ किया करते थे, क्योंकि उनको उस स्टूडेंट में अपनी ही परछाई दिखा करती थी। फिर धनंजय डॉक्टर राव की लैब में जाता है और देखता है कि लैब पूरे तरीके से जली हुई है। तभी वहाँ पर धनंजय को शुभ का छोड़ा हुआ एक मैसेज मिलता है। दरअसल शुभ को पहले से ही पता था कि धनंजय उसको ढूंढने के लिए वहाँ पर जरूर आएगा, और होता भी ठीक ऐसे ही है। दरअसल जो प्रूफ्स एटीएफ को मिल रहे थे वो शुभ खुद उनको दे रहा था, क्योंकि शुभ का मानना था कि महायुद्ध जीतने के लिए छोटी छोटी लड़ाइयां हारना बहुत जरूरी है। फिर धनंजय उस लैब का कुछ सामान लेकर एटीएफ ऑफिस में चला जाता है और सभी को बताता है कि शुभ नेशनल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बहुत ही बड़े प्रोफेसर का स्टूडेंट था और वो दोनों ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे थे, यानी कि शुभ अपने इफेक्ट्स के लिए एआई का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि काफी परेशानी वाली बात है। दूसरी तरफ निसरत अपनी बहन से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाती है, लेकिन वो उससे कोई भी बात नहीं कर पाती, क्योंकि निसरत को अपने ऊपर शर्म आ रही थी, क्योंकि उसने अपनी बहन को बचाने के लिए एक मासूम लड़की की जान गंवा दी। उस समय निखिल भी निसरत के ही साथ था। फिर वो निसरत को समझाता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। तभी निखिल के पास दोबारा से एक अननोन नंबर से एक लोकेशन का कोऑर्डिनेट आता है। दरअसल ये कोऑर्डिनेट्स शुभ ने ही निखिल को भेजा था और ये उसके अगले अटैक की लोकेशन थी। दरअसल ये लोकेशन झारखंड की थी और उस लोकेशन पर पुलिस को जर्नलिस्ट अकबर मिर्जा की लाश मिलती है, ठीक उसी पैटर्न में जिस पैटर्न में शुभ ने बाकी लोगों को मारा था। अकबर मिर्जा के बारे में पता करने पर एटीएफ को पता चलता है कि वो एक बहुत ही बड़ा जर्नलिस्ट था। अब उसकी मौत पर काफी सारे बड़े सवाल खड़े हो गए थे कि आखिर शुभ ने इसको मारा क्यों। तभी उनका कोडर केविन एटीएफ को बताता है कि मुझे डॉक्टर राव के डेटाबेस में से 2 फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। पहला फिंगरप्रिंट शुभ का है और दूसरा फिंगरप्रिंट किसी अननोन आदमी का है, और ये वही आदमी है जिसकी लाश हमें कुछ वक्त पहले उत्तराखंड के जंगल में से मिली थी। फिर निखिल सभी को बताता है कि वो बॉडी डॉक्टर राव की थी, क्योंकि जरूर शुभ और डॉक्टर राव
अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए जंगल में गए होंगे ताकि वो आराम से अपने प्रोजेक्ट पर काम कर सके। और फिर जब उनका प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो शुभ ने डॉक्टर को मार दिया होगा। फिर निखिल शशांक को कहता है कि हमें जल्दी से उस जंगल में जाकर शुभ को ढूंढना चाहिए क्योंकि हो सकता है शुभ हमें वहां पर मिल जाए। लेकिन शशांक निखिल और धनंजय को कहता है कि फिलहाल हमें अश्विनी नक्षत्र के अटैक के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि फिलहाल उसको रोकना ज्यादा जरूरी है। निखिल और धनंजय को ना चाहते हुए भी शशांक की बात माननी पड़ती है। फिर जब निखिल नैना के पास जाता है तो नैना उसको बताती है कि मुझे शालिनी के लैपटॉप में से कुछ मिला है। वो बताती है कि शालिनी 2 लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट में थी जिनकी कॉमन लोकेशन शास्त्री नगर की आ रही थी। फिर नैना जब उस नंबर की करंट लोकेशन देखती है फिर पॉल जल्दी से अपनी टीम को लेकर लक्ष्मी ग्लास हाउस में चला जाता है और वहां पर जाते ही पॉल कंपनी के ओनर से शालिनी के बारे में पूछता है। लेकिन कंपनी का ओनर शालिनी को पहचानने से साफ साफ इनकार कर देता है। लेकिन पॉल के पास उस कंपनी के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स थे जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इस कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर फेक है और ये कंपनी लोगों के साथ स्कैम कर रही है। फिर वो आदमी पॉल को बताता है कि इस कंपनी का असली मालिक अर्जुन भल्ला है। यानी कि जब पॉल अर्जुन भल्ला से पूछताछ करने के लिए गया था तो उस वक्त अर्जुन भल्ला ने पॉल को जो कुछ भी कहा था वो सब कुछ झूठ कहा था। फिर निखिल पॉल को कहता है कि हमें अर्जुन भल्ला के स्कैम को अभी सीक्रेट ही रखना चाहिए क्योंकि अगर ये बात बाहर आ गई तो बहुत सारे लोगों के पैसे डूब जाएंगे और वो लोग पैनिक हो जाएंगे। तभी उनको पता चलता है कि अकबर मिर्जा भी अर्जुन भल्ला की कंपनी में ही काम किया करता था और उसको अर्जुन भल्ला के स्कैम के बारे में सब कुछ पता चल गया था। और शुभ भी यही चाहता था कि अकबर मिर्जा भी अर्जुन भल्ला के स्कैम के बारे में पूरी दुनिया को बता दे ताकि बहुत सारे लोगों के पैसे डूब जाएं और दुनिया में हाहाकार मच जाए। लेकिन अकबर मिर्जा ने ऐसा नहीं किया और अपने एक साथी के साथ मिलकर कंपनी के बड़े लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लेने लगा। फिर गुस्से में आकर शुभ ने अपना अगला टारगेट अकबर मिर्जा को ही बना दिया। फिर अर्जुन भल्ला उनको बताता है कि जब एटीएफ वाले मुझे पकड़कर यहाँ पर लेकर आए तो उस वक्त मेरे दोस्त ने मेरे स्कैम की फाइल आरबीआई में दे दी और फिर आरबीआई के गवर्नर ने भी इस्तीफा दे दिया क्योंकि मेरी कंपनी ने आरबीआई से बहुत बड़ा लोन लिया हुआ था। फिर धनंजय और निखिल नैना के पास जाते हैं क्योंकि उसको रसूल की हार्ड ड्राइव में कुछ मिला था। वो उनको दिखाती है कि रसूल के पास उनकी पल पल की खबर थी और शुभ ने जितने भी लोगों का मर्डर किया है उसने उन सभी लोगों को एक तरीके के एक्सपेरिमेंट के तौर पर मारा था ताकि शुभ सीबीआई के मेंबर्स के बिहेव को और भी अच्छे से स्टडी कर सके। जब नैना उनको ये सब कुछ बता रही थी तो एन मौके पर वहाँ शशांक आ जाता है। फिर वो निखिल और बाकी की टीम को न्यूज देखने के लिए कहता है। दरअसल न्यूज में रसूल की वीडियो वायरल हो गई थी जिसमें वो बोल रहा था कि अर्जुन भल्ला ने देश की आम जनता के साथ बहुत बड़ा स्कैम किया है और इस स्कैम में पूरी की पूरी एटीएफ टीम उसका साथ दे रही है। रसूल की ये न्यूज चारों तरफ फैलते ही होम मिनिस्टर शशांक के पास फोन करते हैं और अर्जुन भल्ला को अरेस्ट करने के लिए कहते हैं। फिर जैसे ही अर्जुन भल्ला को अरेस्ट किया जाता है तो ठीक उसी वक्त कंपनी के शेयर्स बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगते हैं। फिर इस स्कैम के कारण देश की जनता का 82,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है जिस वजह से आम लोग सड़क पर आ जाते हैं और पूरे देश में आक्रोश का माहौल फैल जाता है। अब इस आक्रोश के कारण बहुत से बेकसूर लोग भी मारे जाते हैं। अब निखिल को भी समझ में आ जाता है कि शुभ का अश्विनी नक्षत्र का अटैक यही था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। 7th एपिसोड की शुरुआत 7 साल पहले से होती है जहां शुभ और डॉक्टर राव अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। दरअसल वो दोनों इस प्रोजेक्ट को उत्तराखंड के जंगल में छुपकर बना रहे थे क्योंकि ये प्रोजेक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो मानव इतिहास को बदलने की शक्ति रखता है। दरअसल शुभ और डॉक्टर राव जिस एआई प्रोग्राम को बना रहे थे वो प्रोग्राम इंसान के भविष्य को प्रिडिक्ट कर सकता था। और फिर एक दिन डॉक्टर राव शुभ को अपने बनाए हुए इस प्रोग्राम से खुद का ही फ्यूचर पूछने के लिए कहता है। फिर पूछने पर प्रोग्राम बताता है कि शुभ डॉक्टर राव को मारने वाला है। अब इस प्रोग्राम का ऐसा आउटपुट देखकर डॉक्टर राव को लगता है कि अभी इस प्रोग्राम को और सुधारने की जरूरत है क्योंकि अभी यह प्रोग्राम ऐसे ही कुछ भी बता रहा है। फिर शुभ और डॉक्टर राव बाहर जंगल में टहलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर राव शुभ को कहता है कि मेरा इस प्रोग्राम को बनाने का एक ही मकसद है कि मैं इससे इंसानों का भला कर सकूं। लेकिन उसी वक्त डॉक्टर राव की नाक से खून आने लगता है। फिर शुभ उनको बताता है कि मेरा ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है बल्कि मैं इस प्रोग्राम से इंसानों को सजा देना चाहता हूँ। अब डॉक्टर राव की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि शुभ ने उनकी चाय में जहर मिला दिया था। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर राव की मौत हो जाती है। अब इस बात से एक बात तो साफ हो गई थी कि जो प्रोग्राम डॉक्टर राव और शुभ बना रहे थे वो अब बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन फिलहाल ये प्रोग्राम शुभ के पास है
और शुभ इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अब पूरा का पूरा एटीएफ स्टाफ शुभ के सामने हार मान गया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि शुभ ने उनको हरा दिया, इसलिए अब वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर शशांक उनको दिलासा देते हुए कहता है कि तुम सब सही बोल रहे हो, हम हार गए हैं और इस हार में हमने सब कुछ गवा दिया, लेकिन अब हमारी जीतने की बारी है, क्योंकि हमारे पास गवाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। शशांक की बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग फिर से मोटिवेट हो जाते हैं और दोबारा से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। तभी निखिल देखता है कि शुभ जितने भी मर्डर कर रहा था उन सभी अटैक में एक सेम पैटर्न कॉमन था, और जिस दिन वो पैटर्न पकड़ में आ गया उस दिन शुभ भी हमारी पकड़ में आ जाएगा। फिर हमें उसके अटैक करने से पहले ही पता चल जाएगा कि उसका अगला निशाना कौन है। फिर निखिल और शशांक दोनों ही होम सेक्रेटरी के पास जाते हैं, लेकिन होम सेक्रेटरी निखिल और शशांक पर काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है, क्योंकि बाहर एटीएफ वालों की बहुत ज्यादा बदनामी हो गई थी। निखिल सेक्रेटरी को समझाता है कि हम अब शुभ को पकड़ने के बहुत ज्यादा करीब हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जल्दी ही वो हमारी पकड़ में होगा। निखिल की बात सुनकर होम सेक्रेटरी एटीएफ को एक और मौका दे देता है। अगले सीन में हम शुभ के भेजे हुए कुछ मास्क मैन को देखते हैं और वो सभी मिलकर एक बार में जाते हैं और वहां पर मौजूद सभी लोगों को होस्टेज बना लेते हैं। फिर उनमें से एक आदमी पोल के पास कॉल करता है और कहता है कि हमने बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया है और फिलहाल मुझे उस इंसान से बात करनी है जो इन सब चीजों का जिम्मेदार है। दरअसल वो आदमी धनंजय की बात कर रहा था। फिर धनंजय जल्दी से उस बार के बाहर पहुंच जाता है और शुभ के भेजे हुए आदमी से बात करता है। वो आदमी धनंजय को कहता है कि मैं तुम्हें एक काम देने वाला हूँ, अगर तुमने उस काम को अगले 3 घंटे के अंदर पूरा नहीं किया तो मैं बार में मौजूद सभी लोगों को मार डालूंगा। फिर वो आदमी कहता है कि मुझे अर्जुन भल्ला चाहिए, और इतना कहने के बाद वो फोन काट देता है। फिर पोल और निखिल दोनों अर्जुन भल्ला के पास जाते हैं। तभी पोल अर्जुन से शुभ के बारे में पूछता है, लेकिन अर्जुन कहता है कि मैं किसी भी शुभ नाम के आदमी को नहीं जानता। फिर निखिल अर्जुन से एआई बोट के बारे में पूछता है, जिसकी हेल्प से उसने शेयर मार्केट को मैनिपुलेट कर दिया। अर्जुन बताता है कि उस एआई बोट के बारे में मुझे शालिनी ने बताया था और वो किसी से बात किया करती थी, जिसकी मुझे सिर्फ आईडी ही याद है। फिर अर्जुन भल्ला पोल को उस आदमी की आईडी लिख कर देता है। इतने में निखिल के पास निसरत का मैसेज आता है और वो निखिल को मिलने के लिए बुलाती है। फिर निखिल भी निसरत से मिलने के लिए चला जाता है। दरअसल निसरत की थेरेपी चल रही थी, इसलिए उसको कुछ वक्त के लिए काम से छुट्टी दी गई थी, लेकिन निसरत निखिल को कहती है कि मैं काम पर फिर से आना चाहती हूँ। फिर निखिल उसको हौसला देता है कि मैं शशांक से तुम्हारे वापिस आने के बारे में पूछूंगा, लेकिन ये फैसला उनका ही होगा कि तुम काम पर आओगी या नहीं। लेकिन निखिल की बात सुनकर निसरत गुस्सा हो जाती है और वहां से चली जाती है। फिर निखिल और पोल कामिनी के पास जाते हैं। फिर पोल कामिनी को धमकी देता है कि अगर तुमने हमें कुछ भी नहीं बताया तो मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से कभी भी मिलने नहीं दूंगा। फिर पोल कामिनी को वो आईडी दिखाता है जिस आईडी से शालिनी बात किया करती थी। कामिनी उसको बताती है कि मुझे जिन भी टारगेट को मारने या किडनैप करने के ऑर्डर मिलते थे वो इसी आईडी से मिला करते थे और बाकी की इंफॉर्मेशन मेरे ऑनलाइन अकाउंट में है। फिर कामिनी उनको अपने ऑनलाइन अकाउंट की आईडी और पासवर्ड भी दे देती है। फिर नैना जल्दी से कामिनी की आईडी को चेक करती है और देखती है कि कामिनी के पास जितने भी टारगेट और बायोडाटा भेजे गए थे वो एक बहुत ही बड़ी कंपनी स्पेल नेशन से ही लिए गए थे, जो पूरी दुनिया का प्राइवेट एक्सेस रखती है। फिर नैना निखिल को बताती है कि आज से 5 साल पहले स्पेल नेशन कंपनी को हैक कर लिया गया था और शायद उस कंपनी को शुभ ने ही हैक किया होगा और आज तक वो उसी कंपनी का डाटा इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, ये वही कंपनी थी जिसको हमने इस एपिसोड की शुरुआत में देखा था। स्पेल नेशन के इंडिया में काफी सारे सर्वर थे, इसलिए ये जानना मुश्किल था कि आखिर शुभ ये सब काम कौन से सर्वर से कर रहा है। तभी निखिल नैना को कहता है कि तुम जाकर रसूल के डाटा को चेक करो, शायद उसमें हमें कुछ मिल जाए। फिर नैना निखिल की बात मान लेती है और जब वो रसूल के डेटा से स्पेल नेशन के डेटा को मैच करती है तो देखती है कि दोनों काफी हद तक मैच कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको ये नहीं पता था कि वो सर्वर कौन सा है जिसका इस्तेमाल शुभ किया करता था। अब नैना को उस सर्वर का पता लगाने के लिए स्पेल नेशन को ही हैक करना पड़ेगा, तभी वो उस सर्वर का पता लगा पाएगी। इसलिए वो स्पेल नेशन को हैक करने के लिए अमेरिका में बैठे अपने दोस्तों की हेल्प लेने के बारे में सोचती है। दूसरी तरफ धनंजय फिर से उस किलर के साथ बात करता है जिसने काफी सारे लोगों को होस्टेज बना रखा था। धनंजय उसको कहता है कि पहले मैं मेरा एक आदमी अंदर भेजूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि अंदर सभी लोग सही सलामत हैं, और अगर अंदर सभी लोग ठीक हुए तो मैं अर्जुन भल्ला को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। फिर वो आदमी निखिल की बात मान लेता है। फिर धनंजय अपनी गाड़ी से अनंत को बाहर निकालता है। ये वही वंडर बॉय है जिसने अपनी शक्ति से
दुनिया को हिला रखा है। लेकिन इस सिचुएशन में सभी लोग अनंत को उस किलर के पास जाने से रोकते हैं क्योंकि इससे उसकी जान को खतरा हो सकता था। लेकिन शशांक सभी लोगों को चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि मुझे धनंजय पर पूरा विश्वास है, इसलिए धनंजय जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। फिर अनंत धीरे धीरे उन किलर के पास पहुंच जाता है और उन किलर को लगता है कि धनंजय उसके साथ मजाक कर रहा है। तभी अनंत उनमें से एक किलर के साथ बात करने लगता है। अनंत को यह भी पता था कि इस किलर का नाम बिट्टू है। वो बिट्टू को कहता है कि तुम्हारे पिता तुमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो किलर कहता है कि मेरा बाप तो 10 साल पहले ही मर गया था और वो मुझसे नफरत भी करता था। तभी अनंत अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने मुंह से बिट्टू के पिता के शब्द बोलना शुरू कर देता है। अनंत कहता है कि तुम्हारे पिता बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी इस प्यार का एहसास नहीं दिला पाया। फिर अनंत बिट्टू को उसके बचपन की कुछ यादें याद दिलाता है, जिससे बिट्टू को पूरे तरीके से विश्वास हो जाता है कि अनंत के मुंह से उसके पिता ही बोल रहे हैं। फिर बिट्टू अपनी गन नीचे कर लेता है और उसने अब तक जितने भी बुरे काम किए थे उसके लिए अनंत से माफी मांग लेता है। लेकिन तभी बिट्टू के साथ वाला किलर अनंत पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है, लेकिन उनमें से एक भी गोली अनंत को नहीं लगती और ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। फिर इसी बात का फायदा उठाकर अंदर मौजूद सभी लोग बाहर आ जाते हैं और फिर पुलिस उन किलर्स को अरेस्ट कर लेती है। दूसरी तरफ नैना को भी अब मेन सर्वर की लोकेशन मिल गई थी और वो जल्दी से एटीएफ टीम को वहां पर भेज देती है। लेकिन जैसे ही एटीएम टीम वहां पर जाती है तो वो देखती है कि इस सर्वर को पुष्कर जौहरी चला रहा था, जिसने खुद को गोली मार ली थी। दूसरी तरफ धनंजय उन मास्क मैन के पास जाता है जिन्होंने लोगों को होस्टेज बनाया था। दरअसल ये लोग कोई और नहीं बल्कि रणविजय और उसके साथी थे और ये सब कुछ धनंजय का ही प्लान था ताकि वो अनंत को दुनिया के सामने कल्कि बनाकर पेश कर सके। और इसके अलावा पीछे जितनी भी घटनाएं हुई थी, जैसे कि अनंत ने चलती हुई बस को रोका था, वो भी धनंजय का ही प्लान था। और एक बच्चे को माँ से मिलाना, वो भी अनंत ने धनंजय के कहने पर ही किया था ताकि लोग अनंत को कल्कि का अवतार समझने लगे और शुभ को भी कल्कि के बारे में पता चल जाए। फिर शुभ कल्कि को मारने के लिए हड़बड़ी में कोई न कोई गलत कदम जरूर उठाएगा। लेकिन निखिल धनंजय के इस आइडिया पर अपना ऑब्जेक्शन उठाता है, लेकिन फिलहाल उनके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। फिर शुभ एक बार फिर से एटीएफ के साथ कनेक्ट करता है और धनंजय को कहता है कि कल मैं और तुम्हारा कल्कि एक दूसरे के साथ बात करने वाले हैं और तभी ये बात साफ हो जाएगी कि तुम्हारा कल्कि अवतार मेरे सामने कितना टिक पाएगा। और अगर तुम उसकी बात मुझसे नहीं करवाओगे तो मैं हजारों लोगों की जान ले लूंगा। और इतना कहने के बाद शुभ फोन काट देता है। अब लास्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होता है। लास्ट एपिसोड की शुरुआत 4 महीने पहले से होती है, जब शुभ अपने घर जाकर अपने दादाजी से मिलता है। शुभ अपने दादा से बहुत सालों बाद मिल रहा था, लेकिन फिर भी उसके दादाजी उसको पहचान लेते हैं और वो शुभ से बहुत ज्यादा निराश भी थे क्योंकि शुभ ने गलत रास्ता जो पकड़ लिया था वो जैसे जैसे बड़ा होता गया असुर में बदल गया और बहुत लोगों की जान लेने लगा। और इतना ही नहीं, शुभ ने अपने पिता को भी मौत के घाट उतार दिया था। फिर अपने दादाजी की बातें सुनकर शुभ कहता है कि जैसे मुझे मेरे पिताजी असुर बोला करते थे, मैं ठीक वैसा ही असुर बन गया हूँ, लेकिन आपने मुझे बहुत प्यार दिया, इसलिए आज मैं इस प्यार का कर्ज उतारने के लिए आया हूँ। आज मैं आपको दर्द से मुक्ति दिलाने के लिए आया हूँ। और इतना कहने के बाद शुभ अपने दादाजी को मार देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। अब पूरा देश शुभ और अनंत की डिबेट का इंतजार कर रहा था, लेकिन धनंजय अनंत के लिए थोड़ा डरा भी हुआ था क्योंकि उसको अनंत की चिंता हो रही थी कि कहीं शुभ अनंत पर कोई जानलेवा हमला ना कर दे। लेकिन अनंत शांत मन के साथ अपनी डिबेट सीट पर जाकर बैठ जाता है। फिर जैसे ही 12 बजते हैं, शुभ भी डिबेट करने के लिए स्क्रीन पर आ जाता है और आते ही अनंत के कल्कि होने पर सवाल उठाने लगता है। लेकिन अनंत शुभ के सभी सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे से और शांत मन से दे रहा था। वो शुभ को कहता है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो बहुत ही गलत है क्योंकि तुम बुरे लोगों के साथ साथ अच्छे लोगों की भी जान ले रहे हो, इसलिए अभी भी मौका है, तुम अपनी गलती सुधार सकते हो। लेकिन शुभ अनंत की एक भी बात नहीं सुनता। तभी शुभ अनंत के लिए एक पार्सल भेजता है जिसको देखकर पॉल बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। फिर पॉल उस पार्सल को धनंजय के पास लेकर जाता है। उस पार्सल को देखकर धनंजय कहता है कि ये चीज तो बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। दरअसल उस पार्सल के अंदर एक डिवाइस था
जिसके अंदर ब्लू एंड व्हाइट कलर के 2 बटन लगे हुए थे और अनंत को उनमें से एक बटन चुनना था। तभी शुभ अनंत को कहता है कि मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ जो तुम्हें अगले 12 घंटे के अंदर अंदर करना होगा। इससे ये पता चल जाएगा कि तुम सच में कल की अवतार हो या नहीं। अब तुम्हें अगले 12 घंटों के अंदर अंदर या तो भगवान में मानने वालों को चुनना है या फिर भगवान को ना मानने वालों को। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्योंकि तुम जिसको भी चुनोगे वो लोग बच जाएंगे और तुम जिन लोगों को नहीं चुनोगे वो सभी मारे जाएंगे। फिर जाते जाते शुभ अनंत को बताता है कि ब्लू बटन भगवान में विश्वास रखने वाले लोगों का है और व्हाइट बटन भगवान में ना मानने वालों का। अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। और ये बात करते ही शुभ ऑफलाइन हो जाता है। शुभ के इस मूव से धनंजय और बाकी के सभी लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि शुभ उनको अपने ट्रैप से बाहर ही नहीं निकलने दे रहा था। इसलिए गुस्से में आकर धनंजय उस डिवाइस को तोड़ देता है, क्योंकि फिलहाल वो और लोगों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता था। अगले सीन में हम निखिल और निसरत को देखते हैं। दोनों डॉक्टर राव के बारे में पता लगाने के लिए उत्तराखंड ही जा रहे थे। थोड़ी देर बाद वो दोनों उत्तराखंड के एक थाने में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर उनको डॉक्टर राव की ऑटोप्सी रिपोर्ट मिल जाती है। उस रिपोर्ट से निखिल और निसरत को पता चलता है कि शुभ ने डॉक्टर राव को जहर देकर मारा था और वो जहर उत्तराखंड के किसी खास तरीके के फूल से मिलता है। फिर निखिल और निसरत दोनों उत्तराखंड के एक रिमोट गांव की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ नैना को पुष्कर के सामान में एक गेम मिलती है और उसको देखकर नैना बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर पुष्कर के पास ये गेम कहां से आई। जब नैना गेम को खोलती है तो उसके अंदर पुष्कर को किसी ने सनफ्लावर की फोटो भेज रखी थी और ये बहुत ही अजीब बात थी, क्योंकि आखिरकार कोई पुष्कर को सनफ्लावर की फोटो क्यों भेजेगा और इसका तो कोई लॉजिक भी नहीं बनता। तभी नैना उन सभी सनफ्लावर्स में से कुछ अजीब से पैटर्न खोजने लगती है। उन पैटर्न को देखकर नैना को 4 नंबर मिलते हैं, जिससे उसको पता चलता है कि ये नंबर अलग अलग लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं और इनमें से 2 लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स तो पहले से ही एटीएफ को मिल चुके थे और बाकी के दोनों कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल नए थे। जब उनकी लोकेशन देखी जाती है तो पहली लोकेशन मुक्ति घाट की थी, जहां पर अनंत की पूजा होने वाली थी और साथ ही वहां पर हजारों लोगों की संख्या में लोग भी इकट्ठा होने वाले थे। और दूसरी लोकेशन इंदिरानगर के एक बहुत ही बड़े कॉन्फ्रेंस सेंटर की थी, जहां आज विदेशों से बहुत सारे लोग साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए थे। धनंजय उन दोनों लोकेशन को देखकर समझ जाता है कि शुभ इन्हीं दोनों लोकेशन पर हमला करने वाला है, क्योंकि इनमें से एक ऐसी जगह है जहां पर लोग भगवान पर विश्वास करते हैं और एक ऐसी जगह है जहां पर लोग भगवान में नहीं बल्कि साइंस पर विश्वास करते हैं। फिर धनंजय जल्दी से उन दोनों ही जगह पर सिक्योरिटी भेज देता है, क्योंकि वो उन दोनों जगह को खाली नहीं करवा सकता था, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो शुभ हजारों की जगह लाखों लोगों की जान ले लेगा। फिर पॉल जल्दी से कॉन्फ्रेंस सेंटर पहुंच जाता है और कॉन्फ्रेंस सेंटर की तलाशी लेने लगता है, लेकिन उनको वहां पर कुछ भी नहीं मिलता। दूसरी तरफ निखिल और नैना दोनों उत्तराखंड के सबसे रिमोट एरिया गांव में पहुंच जाते हैं और वहां के लोगों को शुभ की फोटो दिखाकर उसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन गांव वालों में से कोई भी शुभ को नहीं जानता था। अब मुक्ति घाट में भी अनंत की पूजा होनी शुरू हो जाती है और अटैक में अभी सिर्फ आधे घंटे का वक्त ही बचा था। तभी शुभ मुक्ति घाट में मौजूद आम लोगों के साथ कांटेक्ट करता है। उसको देखकर सभी की सांसें गले में अटक जाती है, क्योंकि वो अटैक कभी भी हो सकता था। फिर शुभ वहां पर मौजूद सभी लोगों को कहता है कि एक शर्त पर मैं तुम सभी लोगों की जान बख्श दूंगा, और वो शर्त ये है कि अगर तुम कल की अवतार को मार दोगे। और इतना कहने के बाद शुभ फिर से ऑफलाइन हो जाता है। अब शुभ की बात सुनकर मुक्ति घाट में आए सभी लोग अनंत को मारने की बात करने लगते हैं और फिर वहां पर हलचल मच जाती है। दूसरी तरफ गांव में निखिल और निसरत के पास एक लड़का आता है और वो उनको बताता है कि जिस आदमी के बारे में आप पूछ रहे हो मैं उस आदमी को जानता हूँ। और उसके बाद वो लड़का निखिल और निसरत को अपने साथ जंगल में ले जाता है। जंगल में थोड़ा आगे जाकर वो लड़का उनको एक घर दिखाता है जो कि जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। वो लड़का शुभ के घर से थोड़ी दूर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, अब आगे आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। फिर निखिल और निसरत दोनों उस घर के ठीक बाहर पहुंच जाते हैं। निखिल देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है, इसलिए दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि घर के अंदर बहुत सारी असुरों की तस्वीरें लगी हुई है और जब वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो उनको वहां पर एक सीक्रेट रूम दिखाई देता है जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम भी लगे हुए थे। इतना बड़ा कंप्यूटर सेटअप देखकर निखिल और निसरत का दिमाग घूम जाता है, लेकिन वहां पर शुभ नहीं था। तभी ठीक उसी वक्त शुभ वहां पर लगे डिवाइस से उनके साथ बात करता है और कहता है
कि कल का सूरज तुम्हारे लिए नहीं उगने वाला, क्योंकि आज तुम्हारा आखिरी दिन है। लेकिन निखिल शुभ की बात पर ध्यान नहीं देता और वहाँ के पूरे सिस्टम का एक्सेस नैना को दे देता है। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस सेंटर के अंदर पॉल देखता है कि एक बहुत ही बड़ा स्पीकर रखा हुआ है। जब वो उस स्पीकर के बारे में वहाँ के मैनेजर से पूछता है तो मैनेजर बताता है कि कुछ वक्त पहले ही इस हॉल में पार्टी हुई थी और जिसने पार्टी की थी वो इस स्पीकर को ले जाना ही भूल गया। लेकिन जिस कमरे में स्पीकर रखा हुआ था वहाँ पर पार्टी का और कोई भी सामान नहीं था। ये देखकर पॉल को बहुत अजीब लगता है, क्योंकि पार्टी वाले अपना सारा सामान यहाँ से ले गए थे लेकिन वो स्पीकर को छोड़ गए। अब सवाल बनता है क्यों? फिर जब बॉम्ब स्क्वाड वालों को बुलाकर उस स्पीकर की जांच करवाई जाती है तो उनको पता चलता है कि इस स्पीकर में सुपरसोनिक साउंड बॉम्ब फिट किया गया है, जिसके अंदर से इतनी जोर से साउंड निकलती है कि सुनने वाले के दिमाग की नसें फट जाती हैं। दूसरी तरफ मुक्ति घाट में भी धनंजय को वहाँ पर पड़े स्पीकर्स में कुछ अजीब लगता है, क्योंकि वो स्पीकर अजीब तरीके से साउंड कर रहे थे। फिर उस स्पीकर को भी बॉम्ब डिटेक्टर डिवाइस से चेक किया जाता है और उनको पता चलता है कि इसके अंदर भी सुपरसोनिक साउंड बॉम्ब फिट किया गया है। फिर रणविजय उस बॉम्ब को बंद करने के लिए उस स्पीकर के साथ लगी वायर को काट देता है और देखता है कि शुभ के बताए हुए टाइम में सिर्फ 9 ही मिनट बचे हैं। लेकिन वायर काटने की वजह से वो टाइम घटकर आधा हो जाता है। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। इस वक्त धनंजय भी बहुत घबराया हुआ था। अब उनके पास कुछ ही सेकंड्स का समय बचा था। फिर धनंजय प्लान बनाता है कि वो अनंत को मार डालेगा ताकि बाकी लोगों की जान बचाई जा सके। इसलिए धनंजय अनंत को गन पॉइंट पर ले लेता है। तभी निखिल धनंजय को बताता है कि मुझे बॉम्ब डिफ्यूज करने का तरीका मिल गया है। फिर निखिल बॉम्ब डिफ्यूज करने के लिए बटन दबाने ही वाला था कि तभी धनंजय निखिल को रोक लेता है और कहता है कि बॉम्ब के एक्टिवेट होने के बाद हमारे पास सिर्फ 10 सेकंड होंगे और उसी समय में तुम बॉम्ब को डीएक्टिवेट करना। तभी देखते ही देखते निखिल के चैम्बर में जहरीली गैस भरने लगती है, लेकिन फिर भी निखिल धनंजय के लिए उस 10 सेकंड का इंतजार करने लगता है। अब कुछ सेकंड बाद सुपरसोनिक साउंड बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से उस बॉम्ब में से एक बहुत ही तीखी आवाज निकलने लगती है और लोग उस आवाज को सहन ही नहीं कर पाते। तभी धनंजय मंदिर के ऊपर वाली मंजिल पर एक लड़के को देखता है और वो उन सभी दर्द से जूझ रहे लोगों को देखकर हंस रहा था। फिर धनंजय उसको देखकर समझ जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि शुभ है। फिर धनंजय हिम्मत करके शुभ को गोली मारता है, जो कि सीधा जाकर उसके पांव में लगती है। फिर उसी वक्त धनंजय निखिल को भी बॉम्ब डीएक्टिवेट करने के लिए कहता है। फिर निखिल जल्दी से हिम्मत करके उस बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देता है, जिसके कारण मुक्ति घाट और कॉन्फ्रेंस सेंटर दोनों के सुपरसोनिक बॉम्ब डिफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन निखिल उस गैस की वजह से वहीं पर बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ धनंजय जल्दी से मंदिर के ऊपर जाता है और वहां पर जाकर पहली बार शुभ को देखता है। धनंजय को शुभ की आंखों में बिल्कुल भी डर नजर नहीं आ रहा था। तभी शुभ धनंजय को कहता है कि तुम हार गए, क्योंकि तुमने अपनी लाइफ में सभी अपनों को खो दिया। इस बात पर धनंजय को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शुभ को शूट कर देता है, लेकिन गोली उसके साइड से निकल जाती है। अब इस घटना को कुछ महीने बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि इस वक्त शुभ जेल के अंदर बंद है। उस दिन अगर धनंजय चाहता तो वो गोली शुभ की छाती में मारकर उसका खेल हमेशा के लिए खत्म कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि धनंजय चाहता था कि इसको सजा कानून दे। दूसरी तरफ निखिल ने भी नैना के डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए थे। फिर निखिल जेल में बंद शुभ से मिलने के लिए जाता है। शुभ कहता है कि तुम ये मत सोचो कि तुम जीत गए, क्योंकि कली अभी एक नया अवतार लेकर आएगा। लेकिन निखिल उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और कहता है कि मैं यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। फिर निखिल जाने से पहले शुभ से हाथ मिलाता है और हाथ मिलाते ही शुभ के मुंह से खून निकलने लगता है। दरअसल निखिल के हाथ में एक सुई थी जिसके ऊपर एक खास तरह का पॉइजन लगा हुआ था और उसी पॉइजन की वजह से शुभ की मौत हो जाती है और इस सीरीज का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि जब भी मैं कोई धमाकेदार सीरीज या मूवी अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।